हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लिबर्टी। लिबर्टी बहुत ही एक फेमस टॉपिक है, फेमस कॉन्सेप्ट है। आपने अक्सर देखा होगा लिबर्टी को या फिर सुना होगा, चाहे लोगों का प्रोटेस्ट हो या फिर इंडिपेंडेंस का मूवमेंट हो या फिर कोई भी रेवोल्यूशन हो, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। उसमें भी हम ये देखेंगे कि लिबर्टी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा है, जो लोगों ने बताया कि हमें लिबर्टी चाहिए। तो आज हम देखते हैं लिबर्टी होता क्या है असली में और क्यों ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली जो ये वर्ड लिबर्टी होता है, इसका मेन मीनिंग होता है, बेसिक मीनिंग, फ्रीडम। फ्रीडम आप समझते हैं, आज़ादी। तो एक ऐसी फ्रीडम जो कि दूसरों को हार्म ना करे, ओके, दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए, देन इट इज़ कॉल्ड अ लिबर्टी। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या कहती है वो देख लेते हैं। लिबर्टी कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स to pursue their own goals and desires without interference, as long as they respect the rights of others। मतलब हमारी एबिलिटी जो कि जिसके थ्रू हम अपने गोल्स को, अपने जो भी हमारे डिज़ायर है, हमारे गोल्स हैं, हमारी प्लानिंग है, हमारे मन में जो भी थॉट्स हैं, हम वो सबको अचीव करें विदाउट एनी इंटरफेरेंस, बिना किसी रोक टोक के। एज लॉन्ग एज दे रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स, मतलब दूसरों की राइट्स को, जब तक हमारा जो हम काम कर रहे हैं वो दूसरों की राइट्स को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, तब तक हमें पूरा फ्रीडम हो। दैट इज़ लिबर्टी। लिबर्टी refers to the condition of being free from restriction और control, मतलब फ्री रहना फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन और कंट्रोल से, enabling individuals to act according to their own will and choices। ओके, तो ये होता है लिबर्टी। यानी कि हमारे की पॉइंट्स क्या हो रहे हैं लिबर्टी के, कि लिबर्टी फ्रीडम ऑफ एक्शन होता है। आप अपना एक्शन करो, आप फ्री हो, कोई आप पे कंट्रोल ना करे, कोर्स ना करे, फोर्स ना करे आपको कुछ काम करने के लिए, या फिर आपको इन्फ्लुएंस ना करे, ओके। और तीसरा क्या पॉइंट है कि आप ऑटोनॉमी हो आपको, और सेल्फ डिटर्मिनेशन हो। ऑटोनॉमी मतलब आप समझते हो फ्रीडम हो एक तरह से, कि आपको जो मन में आ रहा है वो करो आप। और आप सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब अपने लिए आपको जो करना है, आपको सेल्फ गवर्नेंस करना है, अपने खुद के लिए जो डिसीजन लेना है, आप जो चाहते हैं, आपका जो भी सेल्फ से रिलेटेड चीज़ है वो आप कर सकते हैं। डैट इज़ ऑल द मेन पॉइंट्स ऑफ लिबर्टी, ओके। तो वो थी हमारी। अब आते हैं हम एस्पेक्ट्स पे, एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी के क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं वो देखते हैं। तो जनरली हम एस्पेक्ट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पहले देखते हैं पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट एक तरह से आप ये समझो कि लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी रेफर्स टू फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस। मतलब कि नेगेटिव लिबर्टी, ये वाली एस्पेक्ट में हमारा फोकस रहता है कि हम ऐसे फ्रीडम को एंजॉय करें, ऐसे हमारी फ्रीडम हो, लिबर्टी हो, जिसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो। ना हो मीन्स नेगेटिव हो गया, ओके। दैट्स वाई वी कंसिडर दिस एज अ नेगेटिव लिबर्टी। इट मीन्स द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट, ठीक है, अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू डू एज दे विश एज लॉन्ग एज दे डू नॉट इंटरफेयर विथ अदर्स। मतलब आप पे कोई भी एक्सटर्नल कंट्रोल ना करे, आप जो भी चाहते हो वो करो, प्लस साथ ही साथ वो दूसरों को इंटरफेयर ना करना चाहिए, दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं, ओके। देन वी विल कॉल इट अ लिबर्टी। एग्जाम्पल क्या क्या होता है, जैसे हमें पता है हमारी क्या क्या लिबर्टी, हमें क्या क्या आज़ादी दी गई है। हमें जैसे दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच, दिया गया है बोलने की आज़ादी, राइट टू मूव फ्रीली, जहाँ हमें जाना हम वहाँ पे जा सकते हैं, कोई हमें नहीं रोक सकता। राइट टू चूज़ वंस ऑक्यूपेशन, हम अपने मनपसंद ऑक्यूपेशन को चूज़ कर सकते हैं, ओके। डॉक्टर, लॉयर, जो भी आपको बनना है, विदाउट एनी स्टेट इंटरफेरेंस। कोई भी स्टेट आपको फोर्स नहीं कर रहा कि सब कोई इंजीनियर बनो या लॉयर बनो या डॉक्टर बनो। फिलोसफिकल फिलोसोफर कौन से हैं हमारे नेगेटिव लिबर्टी को जिन्होंने बताया, जैसे ये है हमारे, तो ईसाइया बर्लिन है हमारे। ही डिफाइंड नेगेटिव लिबर्टी एज द फ्रीडम फ्रॉम कॉन्स्टेंट इम्पोज बाई अदर्स। दूसरे जो हमारे पर कॉन्स्टेंट डालते हैं, कॉन्स्टेंट मतलब ऑब्स्टेकल समझो, रोकना, दूसरे जो हमें ऑब्स्टेकल कांस्टेंट डाल रहे हैं
उससे हमें फ्रीडम मिल गया, देन वी विल हैव लिबर्टी. ऑन द अदर हैंड वी हैव पॉजिटिव लिबर्टी. अब पॉजिटिव लिबर्टी में क्या है? पॉजिटिव लिबर्टी के हिसाब से लिबर्टी वो होती है जो कि हमें अलाउ करे या फ्रीडम दे टू अचीव वंस पोटेंशियल. अपने अंदर की जो हमारी पोटेंशियल है उसे अचीव करने के लिए जो हमें फ्रीडम होता है, देन इट इज़ लिबर्टी. अब इसमें हमने कहीं पे भी नहीं बोला कि इस लिबर्टी तब तक है जब तक लिबर्टी आपकी वो फ्रीडम हो गई जो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए, वो हो गए नेगेटिव. पर जब हम बात करें एक ऐसे फ्रीडम की जो आपको अपने पोटेंशियल अचीव करने में मदद करे, तो हम पॉजिटिव के बारे में ज़्यादा बात करें, पॉजिटिविटी के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं. दैट्स वाई इस डेफिनेशन को कहते हैं पॉजिटिव लिबर्टी. इट इज़ नॉट जस्ट फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस. अब सिर्फ इंटरफेरेंस की बात नहीं है हमारी कि दूसरे हम पे हम दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं, दूसरे हमको नुकसान ना पहुंचाएं, इंटरफेरेंस ना करें एक दूसरे के लिए. अब हमारी बात हो जा रही है एबिलिटी की. किस चीज़ की एबिलिटी? टू परस्यू सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन. ठीक है, अपने आप को हम कैसे मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करें, कैसे हम बेस्ट ऑफ आवर सेल्फ बने, वो हो गया. जब उसके बारे में बात करेंगे तो वो वाली फ्रीडम हो जाती है पॉजिटिव लिबर्टी. नाउ एग्जांपल के लिए राइट टू एजुकेशन, पढ़ लिख के आप अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर सकते हैं. हेल्थ केयर की एक्सेस या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ये सारे हो गए पॉजिटिव लिबर्टी के एग्जांपल्स विच एनेबल इंडिविजुअल टू एक्ट इन अ वे दैट लीड्स टू देयर पर्सनल एंड सोशल फ्लरिशिंग. ओके, फिलोसोफर कौन है? फिर ये भी वही हो गए. तो इन्होंने ही एक्चुअली डिस्टिंग्विश किया था पॉजिटिव और नेगेटिव वाले के बारे में. पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था क्या अंतर होता है. एक बार रिकैप हल्का सा. नेगेटिव मतलब हमें इंटरफेयर की बात कर रहे हैं हम. इंटरफेयर रोक टोक. ओके, इंटरफेयर. वेर एज पॉजिटिव किसके बारे में बात करते हैं? पॉजिटिव हम बात करते हैं हमारे पॉजिटिव एबिलिटी के बारे में, अपने पोटेंशियल के बारे में. नेगेटिव रोक टोक के बारे में, कोई रोके टोके नहीं. पॉजिटिव अपने मर्जी के हम काम करें जिससे हम अपने मैक्सिमम बेस्ट ऑफ आवर सेल्स बन सके. तो वो थी एस्पेक्ट्स. इसके बाद आ जाती है काइंड्स को एक तरह से टाइप्स भी आप कह सकते हैं. ओके, टाइप्स ऑफ लिबर्टी. टाइप्स दी हुई हैं जैसे कि नेचुरल लिबर्टी होती है, मॉरल, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, नेशनल, इंटरनेशनल. और भी हो सकती हैं पर जनरली ये होती हैं लिबर्टी के टाइप्स. तो एक एक करके सबको देख लेते हैं जल्दी से. पहला है नेचुरल. तो नेचुरल का मीनिंग क्या होता है? नेचुरल किस वर्ड से आया है? नेचुरल आया है हमारा नेचर से. नेचर मतलब हमारे नेचर में हमें पूरा फ्रीडम मिलता है, कोई रोक टोक नहीं होता है. ओके, हम नेचर में बॉर्न करते हैं, जन्म से ही हमें आज़ादी मिल गई. ऑल दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ नेचुरल लिबर्टी. Natural liberty refers to the freedom that every individual is born with, inherit to their human nature. It is liberty to do whatever one desires. जो भी करना है वो करो. Free from external constraint. कोई नहीं रोक सकता तुम्हें constraints. As long as it does not harm others. ठीक है, ये हो गई नेचुरल लिबर्टी. कौन सी इसकी फिलोसफर्स हैं जो इसके बारे में बात किए हैं? तो ये हो गए जॉन लॉक, जीन जैक रूसो. इन लोगों ने बात किया है नेचुरल लिबर्टी के बारे में. और अकॉर्डिंग टू देम नेचुरल लिबर्टी वॉज सीन एज अ कंडीशन इन विच इंडिविजुअल आर फ्री टू एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओन जजमेंट विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर्स और द स्टेट. मतलब नेचर में रहो, इंसान खुशी से रहो, जो चाहिए वो करो, तुम पूरे फ्री हो. फ्रीडम है, तब तक फ्रीडम है जब तक तुम दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे. तो ये हो गया नेचुरल लिबर्टी. एग्जाम्पल, राइट टू लाइफ, राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू वंस ओन विल बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल लॉज. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है मॉरल लिबर्टी. तो मॉरल लिबर्टी किसके बारे में बात होता है? मॉरल आप समझते हो. मॉरल लिबर्टी इज द फ्रीडम टू एक्ट अकॉर्डिंग टू वंस ओन मॉरल कॉन्साइंस एंड एथिकल प्रिंसिपल. हमारी जो एथिक्स है, हमारे जो
सोचने का ढंग है कि क्या गलत है क्या सही है, मॉरलिटी उसे कहते हैं। तो मॉरल लिबर्टी क्या हमें आज़ादी देता है, ये हमें फ्रीडम देता है कि हम अपनी मर्ज़ी से हम जो चाहते हैं सही मानना वो सही माने, जो गलत मानना चाहते हैं गलत माने, अपने मॉरलिटी हमारी जो एथिक्स है अपने हिसाब से हम फॉलो करें। ओके, इट इज़ अ डीपर form of liberty that is concerned not only with freedom from external constraints but also with the ability to act in a way that one believes are morally right। मतलब ये वो वाली लिबर्टीज़ नहीं हो गई जो बाहर बाहर से हम देख रहे हैं कि बाहर एक्सटर्नली आप एक्ट कर रहे हैं, आपको एक्सटर्नली फ्रीडम है। मॉरलिटी जब हो जाती है तब हम अपने मॉरल, हमारे दिमाग अंदर में हम मेंटली बात करें, मेंटली क्या सोचते हैं, हमारी क्या राय रहती है, हमारी क्या एथिक्स हैं, उसके बारे में बात हो रहे हैं। तो डेट्स वाई ये होता है एक डीपर फॉर्म, बहुत ये डीप हो जाता है लिबर्टी, ये इस टाइप का लिबर्टी। और ये सिर्फ फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट से रिलेटेड नहीं है, ये और भी रिलेटेड है, जैसे एबिलिटी टू एक्ट, हमारी जो सोचने समझने की, जो हमें सही गलत का जो मानना है, मॉरलिटी है, उसके हिसाब से एक्ट करने की आज़ादी। सो डेट्स वाई इसे माना जाता है एक डीपर फॉर्म। फिलोसोफर कौन है, जैसे इमैनुअल कांट, जीन पॉल, ठीक है, ये सब हो गए फिलोसफर्स जिन्होंने इस टाइप की लिबर्टी को बताया है, एक्सप्लेन किया है। एग्जाम्पल के लिए द लिबर्टी टू चूज़ अ प्रोफेशन, रिलीजन, लाइफस्टाइल बेस्ड ऑन वंस एथिकल बिलीव्स विदाउट बीइंग coerced बाय सोसाइटी और द गवर्नमेंट। मतलब सोसाइटी और गवर्नमेंट की फोर्स के बिना हम अपने जो भी प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हैं, जो भी रिलीजन चूज़ करना चाहते हैं, जैसा भी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, यानी कि वही सही गलत के बारे में फ़ैसला हमारा खुद का हो, कोई हमें फोर्स ना करे। ओके, सो दैट इज़ मॉरल लिबर्टी। इसके बाद आता है सिविल लिबर्टी। सिविल लिबर्टी बहुत ही कॉमन लिबर्टी है। सिविल मीन्स लोगों में, पीपल में, हमारे सिटीजन्स में। सिविल लिबर्टी refers to the rights and freedoms guaranteed to individuals by the law, particularly by the constitution of our country. It is the protection of individuals from arbitrary government action, ensuring personal freedom and rights in civil society. सिविल लिबर्टी क्या हो गई, वो आज़ादी, वो राइट्स जो कि हमें गवर्नमेंट यानी कि स्टेट या फिर सरकार, जो भी है हमारी सरकार, उसके टायरनी या फिर जो भी उनका आर्बिट्ररी डिसीजंस है जो हमारे खिलाफ जाएगा, उससे बचाता है। स्टेट के मिसयूज़ से, स्टेट के पावर के मिसयूज़ से हमें बचाए, वो हो गया सिविल लिबर्टी। ओके, और जनरली ये कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल देखो, जैसे कि एक है बिल ऑफ राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा हो जाता है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21, ओके, ठीक है, आर्टिकल 19, ये सारे हमें राइट्स फ्रीडम्स देते हैं। नाउ रिलेशनशिप विद द स्टेट, अब इसका क्या रिलेशन रहता है स्टेट से। सिविल लिबर्टी इज प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट थ्रू लॉज दैट एंश्योर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, असेंबली, मूवमेंट एंड प्राइवेसी, टिपिकली enshrined in nation's bill of right or constitution। एग्जाम्पल, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू फेयर ट्रायल। तो सिविल लिबर्टी क्या हुई, कॉमन लोगों को जो आज़ादी दी जाती है, फ्रीडम दी जाती है, ताकि वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करें, और जो भी स्टेट है, सरकार है, गवर्नमेंट है, उसकी जो टायरनी या फिर पावर है, मिसयूज़ उसका कोई करे, तो ये सिविल लिबर्टी बचाए, मिसयूज़ ना होने दे, फ्रीडम पे कोई आँच ना आने दे, देन वी विल कॉल इट सिविल लिबर्टी, सिविल वाली लिबर्टी। वेरएज पॉलिटिकल लिबर्टी क्या हो जाती है, पॉलिटिकल लिबर्टी किस वर्ड से लग रहा है आपको, पॉलिटिक्स से, पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स की जब बात आए तब हमारे वोट की बात आ जाती है, इलेक्शंस की बात आ जाती है, रिप्रेजेंटेटिव्स की बात आ जाती है। तो पॉलिटिकल लिबर्टी रेफर्स टू फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेसेस ऑफ द कंट्री।
मतलब अपने देश के जो भी पॉलिटिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं उसमें आपको आज़ादी दी जाती है, आप पार्टिसिपेट करो, कोई नहीं आपको रोक सकता वोट देने से या फिर इलेक्शन में खड़ा होने से। आपको खड़ा होना है कहीं पे इलेक्शन में तो आप खड़े हो रिप्रेजेंटेटिव जैसे आप चुने जाओगे अगर खड़े होगे तो। एंड एंगेज इन पॉलिटिकल एक्टिविटी विदाउट अनड्यू इंटरफेरेंस और ऑपरेशन बाय द स्टेट, मतलब स्टेट आपको नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। ओके, इम्पॉर्टेंस, political liberty is essential for the functioning of a democracy. It enables citizens to exercise their political rights, express political views, and influence government policy. Example, right to vote, वोट देने का अधिकार इलेक्शन में, राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली, कहीं पे भी इस जैसे इलेक्शन में क्या होता है, पॉलिटिकल रैली होती है या फिर पॉलिटिकल जो नेता के भाषण होते हैं उसमें लोग असेंबल कर सकते हैं, एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं। एंड राइट टू पेटिशन द गवर्नमेंट। ओके, तो ये हो गए पॉलिटिकल लिबर्टी। पॉलिटिक्स में आपको क्या क्या आज़ादी दी जा रही है। नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट होती है इकोनॉमिक लिबर्टी। इकोनॉमिक मीन्स मनी, पैसा। अब जब पैसा की बात आएगी तो हम पैसा क्यों यूज़ करते हैं, किस काम के लिए? पैसा हम यूज़ करते हैं अपने आपको मेंटेन करने के लिए, अपने बेसिक सामान खरीदने के लिए, खाना पीना राशन ये सब खरीदने के लिए, ठीक है, अपने आप को नौकरी दिलाने के लिए। ओके, नौकरी से ही तो पैसा मिलेगा। तो इकोनॉमिक लिबर्टी की जब बात आए तो हमारा फोकस रहेगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे, जैसे बिजनेस रन करना, ट्रेड करना, कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करना। ओके, इकोनॉमिक लिबर्टी refers to freedom of individual to control their own economic activities without interference from the government or other entities। मतलब इकोनॉमिक लिबर्टी क्या आज़ादी दे रही है? ये आज़ादी हमें दे रही है कि हम अपना जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं या फिर जो भी हमारा प्रोफेशन है, जो भी हम काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, उसके लिए हमें आज़ादी देती है, फ्रीडम देती है। और कोई भी गवर्नमेंट या फिर सरकारी एंटिटी हमें हमारे काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती। रोक टोक, कंट्रोल करना, नहीं आप ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, आप ये काम मत करो, दूसरा काम करो, कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता हमें। डैट इज़ लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी। इम्पोर्टेंस क्या है? अब जब आपको आज़ादी मिल रही तो क्या इम्पोर्टेंस मिलेगा, आपको क्या फ़ायदा होगा? इकोनॉमिक लिबर्टी इज सेंट्रल टू capitalist economies as it supports market driven activities, entrepreneurship, free exchange of goods and services। तो अगर इतने सारी आपको इकोनॉमिक लिबर्टी मिलेगी तो जनरल सी बात है उस देश में ज़्यादा एंटरप्रेन्योर आएंगे। ओके, नया नया बिजनेसेस आएगा, नया नया टेक्नोलॉजी आएगी, नया नया तरीका आएगा बिजनेस करने का, नंबर ऑफ़ कंपनीज बढ़ जाएगी, कंपटीशन मार्केट में बढ़ेगा। और जब कंपटीशन बढ़ता है किसी भी चीज़ का तो प्राइसेस डाउन हो जाती हैं। ओके, तो सबको फ़ायदा होगा। डैट इज़ इकोनॉमिक लिबर्टी। नाउ एग्जांपल जैसे कि राइट टू ओन प्रॉपर्टी, अपना खुद का घर खरीदो, ओन करो, कोई नहीं रोक सकता। राइट टू परस्यू एनी लीगल बिजनेस वेंचर एंड फ्रीडम टू एंगेज इन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करो, आप जो भी बिजनेस करना चाहते हो बिजनेस शुरू करो, कोई नहीं रोक रहा आपको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है सोशल लिबर्टी। सोशल लिबर्टी रेफर्स टू द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू लिव their lives according to their own values, free from social interference or societal pressure. It emphasizes freedom to express one's identity, culture, practices, and beliefs without fear of discrimination or repression। मतलब आप अपने सोसाइटी में अपने आप को जैसा भी आइडेंटिटी आपको रखना है या फिर कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है, जो भी आपको बिलीव्स रखना है वो आप रख सकते हो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और रिप्रेशन। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, आपको लिबर्टी है, फ्रीडम है। की फोकस, social liberty emphasizes rights to education, healthcare, ability to pursue personal happiness, and social welfare। Example, right to choose one's lifestyle, सोसाइटी में आपको कैसी लाइफस्टाइल जीनी है वैसे जियो। फ्रीडम टू मैरी एनीवन, किसी से भी शादी करो, ठीक है।
फ्रीडम टू एक्सप्रेस वन सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ओके। तो ये सब हो जाती है सोशल लिबर्टी। सोसाइटी में आप कैसे आज़ादी को अपनी एंजॉय कर रहे हो। लाइकवाइज हो जाती है कल्चरल लिबर्टी। जब सोसाइटी आए तब हम बात करेंगे सोसाइटी में हम कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे हमें फ्रीडम मिल रहा है सोसाइटी में जो भी हम काम कर रहे हैं। वेर एज कल्चर की जब बात आए तो कल्चरल लिबर्टी रेफर्स टू फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू और कम्युनिटीज टू प्रिजर्व एंड प्रमोट देयर कल्चर आइडेंटिटी, हेरिटेज, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन। मतलब कल्चर की बात आए तो हम अपना खुद का जो भी हमारी संस्कृति है उसे बचाना, उसे प्रमोट करना, उसकी आज़ादी की बात होती है। और सोशल में हम कैसे सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी में हमें क्या आज़ादी मिल रही है, उसके बारे में बात होती है। कल्चर में क्या क्या आ जाता है, जैसे कल्चर आइडेंटिटी आ जाता है, आपकी हेरिटेज आ जाएगी, लैंग्वेज आ जाएगी, ठीक है, ट्रेडिशंस आ जाएगा, परंपरा जो भी है। तो ये सब हो जाता है कल्चरल लिबर्टी, आपको इस सब की आज़ादी है। इट अलाउज पीपल टू एक्सप्रेस देयर कल्चरल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विदाउट एनी एक्सटर्नल सप्रेशन एंड कोएर्शन। इम्पॉर्टेंस क्या क्या इसका फ़ायदा होगा, आप ही सोचो। एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको कल्चरल लिबर्टी है तो इससे ये होगा कि हमारी जो डाइवर्सिटी है कंट्री में, स्टेट में, वो बने रहेगी, ओके। और क्या होगा, कोई भी डोमिनेट नहीं करेगा, कोई एक कल्चर डोमिनेट नहीं करेगा, माइनॉरिटी को दिक्कत नहीं होगी, माइनॉरिटी मेजॉरिटी एक साथ रहेंगे, ठीक है, एकोमोडेट करेंगे। नाउ एग्जांपल्स क्या है, राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल टू मेंटेन देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस, राइट टू टीच, ओके, learn one's native language, right to celebrate cultural festival without government intervention। तो आप ऐसे सोचो कि क्या आपको दिवाली सेलिब्रेट करने से कोई रोकता है, नहीं रोकता। तो दैट इज़ कल्चरल लिबर्टी। आप अपने फेस्टिवल, अपने ट्रेडिशन को सेलिब्रेट करो, प्रमोट करो, प्रैक्टिस करो, कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल लिबर्टी। नेशनल मतलब नेशन, देश। देश को क्या लिबर्टी होना चाहिए। अब देश को क्या लिबर्टी मिलता है, देश को क्या आज़ादी होना चाहिए। देश को ये आज़ादी होना चाहिए कि वो अपने अंदर के जो भी सिटीज़न हैं उसको प्रॉपरली मेंटेन करके रखे, उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, उनके लिए कंडीशन बनाए कि वो अच्छे से जीवन जी सकें। और लिबर्टी मीन्स आज़ादी। तो एक देश को क्या आज़ादी हो सकती है कि दूसरा देश उस पर आके कंट्रोल ना करने लग जाए, दूसरा देश उसे इन्फ्लुएंस या रेगुलेट ना करे, ठीक है, वो सोवरेन रहे। तो डेफिनेशन के हिसाब से नेशनल लिबर्टी रेफर्स टू द फ्रीडम ऑफ नेशन और कंट्री टू डिटरमाइन ओन डेस्टिनी, गवर्न इटसेल्फ एंड मेक डिसीजंस विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। यानी कि हमारी नेशन, हमारी कंट्री, इसको आज़ादी हो, एक इंसान को नहीं, पूरे देश को, पूरे कंट्री को, भारत को आज़ादी हो कि वो अपना खुद का डेस्टिनी चूज़ करे, अपना गवर्न, अपने आप को खुद से गवर्न करे, ठीक है, अपने लिए डिसीजंस ले, अपने देश के लिए, अपने देश में रहने वाले निवासियों के लिए खुद का डिसीजन ले, कोई और बाहरी ताकत उसको कंट्रोल ना करे। तो ये हो जाता है नेशनल लिबर्टी। की फोकस किस पे है हमारा, की फोकस है नेशनल लिबर्टी इज़ अबाउट इंडिपेंडेंस, ठीक है। यही मेन कारण है जिसकी वजह से हमारा मूवमेंट चलेगा इंडियन इंडिपेंडेंस का, कि हमें नेशनल लिबर्टी चाहिए, हमारे देश को आज़ादी चाहिए, ओके। इंडिपेंडेंस ऑफ अ कंट्री फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन एंड कॉलोनियल रूल। एग्जाम्पल, राइट ऑफ अ नेशन टू एस्टैब्लिश इट्स ओन गवर्नमेंट, form its own laws, engage in international diplomacy without external control. For example, India's struggle for independence from British colonial rule, ठीक है। इंडिया की इंडिपेंडेंस जो चली थी वो एक एग्जाम्पल हो जाती है कि इंडिया को खुद की आज़ादी चाहिए थी, इसलिए इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलेगा ताकि ये जो ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश कॉलोनी जो हम बने थे, अब कॉलोनी से एक सोवरेन नेशन बन जाए, हमें लिबर्टी मिले। और इसके बाद आता है इंटरनेशनल लिबर्टी। अब नेशनल हो गया कंट्री के लिए, तो इंटरनेशनल किस लिए हुआ। इंटरनेशनल लिबर्टी रेफर्स टू फ्रीडम ऑफ नेशंस एंड स्टेट्स टू इंटरैक्ट विद ईच अदर ऑन इक्वल टर्म्स इन द इंटरनेशनल एरेना
विदाउट कोercion और डोमिनेशन बाय मोर पावरफुल स्टेट्स। मतलब कि हमारी जो भी इतने पूरे वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, सब एक दूसरे से जो ट्रेड करना है, जो भी कम्युनिकेट करना है, जो भी एक दूसरे से रिलेशन रखना है वो रखो, पूरी आज़ादी हो, इंटरनेशनल आज़ादी हो। और कोई एक पावरफुल स्टेट जैसे कि जो डेवलप्ड कंट्री है वो बाकी सबको इन्फ्लुएंस ना करे, कंट्रोल ना करे, रेगुलेट ना करे, आज़ादी रहे सबको, जिसको जो करना है कंट्री को, जो भी रिलेशन जिसके साथ रखना है वो रखे। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल सॉवरेंटी एंड द फ्रीडम ऑफ नेशंस टू डिटरमाइन देयर ओन फॉरेन पॉलिसीज एंड परस्यू देयर ओन इंटरेस्ट। देश के जो भलाई के लिए काम हो, देश अपने हिसाब से डिसीजंस ले। की फोकस किस पे रहा है हमारा? की फोकस रहा है इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स, राइट्स ऑफ नेशन। ओके, ये सब पे हमारा फोकस रहा है। एग्जाम्पल क्या हो गए इसके? एग्जाम्पल हो गए जैसे कि कंट्रीज़ को राइट रहती है कि वो ट्रीटीज़ ज्वाइन करे। ट्रीटी क्या हो जाता है? जैसे कि हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वैसे ही समझो ट्रीटी होती है दो कंट्री के बीच में। अलायंस बनाए, अपना खुद का ग्रुप्स बनाए, ठीक है। G20 जैसे आप जानते हो, G20 हो गया या फिर नेटो हो गया। एंगेज इन ट्रेड विदाउट अनड्यू प्रेशर फ्रॉम अदर कंट्रीज़, मतलब खुद का ट्रेड की ग्रुप बनाओ, ट्रेड करो, सबको आज़ादी हो हर कंट्री को। यूनाइटेड नेशन चार्टर सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ इंटरनेशनल लिबर्टी बाय प्रमोटिंग सॉवरेंटी ऑफ स्टेट्स। ओके, यूनाइटेड नेशन की जो चार्टर है वो इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करती है। ये हो गया रिकैप। हमने क्या देखा? लिबर्टी इन इट्स वेरियस फॉर्म इज़ एसेंशियल, ज़रूरी है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ अ जस्ट एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ईच काइंड ऑफ लिबर्टी सर्व्स अ डिस्टिंक्ट पर्पस। हर एक टाइप की लिबर्टी का अपना अपना काम था। जैसे कि नेचुरल लिबर्टी का काम था कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल के लिए। मॉरल का क्या काम था? कि एथिक्स के लिए, एथिक की आज़ादी। सिविल का क्या काम था? सिविल का आज़ादी था, सिविल की जो लिबर्टी की काम थी वो थी आज़ादी, फ्रीडम, ताकि हम स्टेट हमें बिन मतलब के इंटरफेयर ना करें। पॉलिटिकल आज़ादी किस लिए थी? पॉलिटिकल लिबर्टी थी पॉलिटिकल काम में पार्टिसिपेट करने के लिए। इलेक्शन में खड़ा होना, गवर्नमेंट फॉर्म करना, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना। इकोनॉमिक लिबर्टी किस लिए थी? इकोनॉमिक लिबर्टी थी इकोनॉमिक काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, प्रॉपर्टी रखने के लिए। सोशल एंड कल्चरल लिबर्टी किस लिए थी? ये लिबर्टी थी हम अपने आप को सोसाइटी में कैसे सोशल थी, कैसे सोसाइटी में हमें फ्रीडम मिलता है, हम अपने आप को सोसाइटी में जैसे जीना है वैसे जी। कल्चरल था हम अपने कल्चर को प्रमोट करें। नेशनल है किस लिए? नेशनल था इसलिए कि हम एक हमारी जो देश है उसको खुद की आज़ादी हो, कि वो खुद के लिए, खुद के फ़ायदे के लिए डिसीजंस ले काम करे। और इंटरनेशनल किस लिए था? इंटरनेशनल लिबर्टी इसलिए होता है कि दुनिया में जिस देश को जो करना है वो करे, जो भी देश को जो भी ग्रुप बनाना है, जिससे भी दोस्ती करना है उससे करे। तो ये हो गए हमारे काइंड्स ऑफ लिबर्टी। अब हमें लिबर्टी अच्छे से समझ में आ गया। अब देखेंगे डिटेल में कि क्या रिलेशनशिप रहता है लिबर्टी का, इक्वालिटी का। लिबर्टी क्या समझा आपने? लिबर्टी हो गई फ्रीडम, और इक्वालिटी क्या हो गई? इक्वालिटी हो गई बराबर, इक्वल। ए इज इक्वल टू बी, इक्वालिटी। लिबर्टी क्या हो गया? ए को भी फ्रीडम हो, बी को भी फ्रीडम हो। तो अब ये देखेंगे क्या रिलेशनशिप रहता है लिबर्टी का और इक्वालिटी का। तो जो ये रिलेशनशिप रहेगा वो या तो रहेगा हार्मनी वाला या फिर वो रहेगा टेंशन वाला। मतलब लिबर्टी और इक्वालिटी एक साथ हार्मनी में, शांति में रहेंगे, एक दूसरे का मदद करेंगे, कॉम्प्लीमेंट रहेंगे। वेर एज जब लिबर्टी और इक्वालिटी एक साथ रहेंगे तो क्या उससे टेंशन होगा, क्या दिक्कत अराइज होगी? तो दोनों चीज़ को हम देखते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं पहले वाले से कि क्या इनसे, इनके रहने से, एक साथ रहने से क्या हार्मनी होगा, क्या फ़ायदा पहुँचेगा। In democratic society, liberty and equality often seen as a complementary. Equality provides the foundation of equal liberty. Everyone has same rights and opportunity to exercise their freedom. मतलब
लिबर्टी मीन्स क्या हुआ, आज़ादी। सोसाइटी में सबको इक्वली सेम राइट्स, सेम अपॉर्चुनिटी सबको दिया जाए, सबको बराबरी का अधिकार दिया जाए, तब क्या हो गया, तब हम इक्वालिटी भी है हमारी, लिबर्टी भी है, और दोनों एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं। जैसे हमें राइट टू वोट है, सबको अधिकार है, सबको दिया गया, ऐसा नहीं है कि किसी इंसान को नहीं दिया गया, सबको मिला है। लिबर्टी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब अपॉर्चुनिटी आप समझते हो, सबको एक साथ इक्वली अधिकार दिया जाए। When liberty is preserved for everyone equally, individual can pursue their goals and ambition without discrimination, allowing everyone to have a fair shot at success. Here, liberty does not mean freedom of action, but also freedom from systemic disadvantage such as racism, classism, gender bias. मतलब क्या हो गया, लिबर्टी आज़ादी और इक्वालिटी बराबर, सबको अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो अपने गोल्स को और अपने एम्बिशंस को अचीव करें, जीवन में उन्हें जो करना वो करें, और कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जैसे कि रेसेस में डिस्क्रिमिनेशन होता है, रेस ब्लैक एंड वाइट, क्लासेस में रिच पुअर में डिस्क्रिमिनेशन, या फिर जेंडर में मेल फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन, ये सब ना हो, सबको अपॉर्चुनिटी इक्वल मिले। तो ये दो केस हैं जब हमारी लिबर्टी और इक्वालिटी की जो कॉन्सेप्ट है वो एक साथ चल रही है, एक दूसरे का मदद कर रही है। ऑन दी अदर हैंड, एक ऐसा केस आ जाता है जब ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं, टेंशन हो जाए दोनों में। जैसे कि मान लो हमने सबको इक्वल, जैसे इक्वल इनपुट दिया, इनपुट इन द सेंस सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी, पर सब कोई इक्वल नहीं होता, सबका काम करने का ढंग इक्वल नहीं होता। हो सकता है इस 3 अपॉर्चुनिटी से किसी ने 1000 नया अपना फ़ायदा कर लिया, इतने पैसे कमा लिए, वेर एज हमने दूसरे इंसान को जो 3 अपॉर्चुनिटी दी थी उसने सिर्फ इससे 100 कमाए। तो ये इक्वालिटी के प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ जा रहा है कि एक इंसान ज़्यादा आगे निकल गया ज़्यादा मेहनत करके, और दूसरा इंसान पीछे रह गया, उसने कम मेहनत की, या फिर उसका मेहनत करने का ढंग अलग था, काम करने का ढंग अलग था, जिसकी वजह से वो थोड़ा पीछे रह गया। यानी कि अगर हम इक्वालिटी रखेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आज़ादी दे रहे हैं, सबको इक्वल दे रहे हैं, तो इससे ये हो सकता है कि कुछ लोग आगे निकल जाए, कुछ लोग पीछे रह जाएं, जबकि बेस हमारा बराबर था। यही है कॉन्सेप्ट टेंशन का, कि वन एरिया वेयर लिबर्टी एंड इक्वालिटी कैन कम इन कॉन्फ्लिक्ट इज डिस्कशन अबाउट इक्वालिटी ऑफ आउटकम। आउटकम निकल रहा है हमारा, आउटकम ये वाला 1000 और ये वाला 100, ये कैसे डिफ्रेंशिएट कर जा रहा है जबकि इनपुट सेम था। इफ़ लिबर्टी मीन्स अलाउइंग इंडिविजुअल टू परस्यू देयर ओन इंटरेस्ट एंड compete freely, the outcome will naturally differ because individuals have different capabilities, interest and starting points in life. ठीक है, लाइफ में सबका अलग अलग कैपेबिलिटी होता है, इंटरेस्ट होता है, या फिर स्टार्ट करने का पॉइंट लाइफ में अलग अलग होता है। इसलिए इस कारण से जो आउटकम्स होते हैं वो वैरी करते हैं, और इसलिए यहाँ पे रोल आ जाता है रिस्ट्रिक्शंस का, या फिर रोल ऑफ द स्टेट। इसके हिसाब से क्या होता है, जैसे कि जो लोग के पास ज़्यादा पैसा हो गया या फिर ज़्यादा प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट क्या करती है, उनकी प्रॉपर्टी उनसे लेकर जो लोग उतने एडवांस ग्रोथ नहीं कर पाए, गरीब रह गए, पिछड़े रह गए, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दे, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जो जितना कमा रहा है उसके हिसाब से टैक्स दे, जो ज़्यादा कमा रहा है उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जो कम कमा रहा है कम टैक्स दे। तो ये हो जाता है स्टेट के मेजर, ताकि लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों को मेंटेन किया जाए। पर इस केस में दोनों एक साथ नहीं चल रहे हैं। जब हमने आज़ादी दे दी तो इक्वालिटी खतरे में पड़ गई। तो ये हो गया हमारा सेकंड रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी। उसी तरह हम देखेंगे कि ये लॉ और लिबर्टी में क्या रिलेशन रहेगा। तो पहला रिलेशन क्या कहता है कि लॉ एज अ सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी, मतलब लॉ है तो लिबर्टी सुरक्षित है, वेर एज
दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? दूसरा कंडीशन होता है जैसे लॉ रहेगा तो हमारी लिबर्टी क्या होगी? लिबर्टी लिमिट हो जाएगी लॉ के रहने से। तो दोनों कंडीशन एक बार देख लेते हैं। जब हमें लॉ बना दिया हमने ताकि सबको फ्रीडम मिले, तो उससे क्या हो रहा है? कोई हमसे छीन नहीं सकता। जब हमारा कोई लिबर्टी छीनेगा तो हम लॉ के थ्रू उस पर अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? लॉ इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी, क्रिएटिंग क्लियर रूल्स दैट सेफगार्ड राइट्स एंड फ्रीडम। ओके, प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ ensures that no one, including the government, is above the law and that laws are applied equally and impartially. रूल ऑफ लॉ क्या कह रहा है? कि सब कोई इक्वल रहे। कोई भी गवर्नमेंट, खुद सरकार भी लॉ किससे ऊपर नहीं जा सकती। सब कोई लॉ को रिस्पेक्ट करेगा। रूल ऑफ लॉ यही होता है। तो इसके रहने से क्या होगा? हमारी लिबर्टी सुरक्षित रहेगी लॉ के रहने से, और हमें लीगल प्रोटेक्शन दी जाएगी। लीगल प्रोटेक्शन हमारे राइट्स के लिए, जैसे राइट्स होता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दी हुई है राइट्स, और जब हमारे राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स खतरे में हो तो हमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ भी दी गई है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं कि हमारी राइट्स को किसी ने नुकसान पहुंचाया या फिर राइट्स छीनने की कोशिश की, हमें राइट्स एंजॉय करने का मौका नहीं मिला। तो ये हो गया हमारी लॉ और लिबर्टी जब एक साथ चल रही हैं। लॉ एक सेफगार्ड प्रोवाइड कर रहा है लिबर्टी को। दूसरे कंडीशन में हम देखेंगे कि क्या लॉ लिमिट बन सकता है लिबर्टी के लिए, आज़ादी के लिए? हाँ, बन सकता है, जैसे कि बैलेंसिंग ऑर्डर एंड फ्रीडम। अब एक ऐसा कंडीशन समझो जहाँ पे एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कुछ इंसिडेंट हो गया है या फिर ज़्यादा वहाँ पे अनरेस्ट है, जैसे कि उस एरिया में दंगे हो गए हैं। तो उस केस में क्या गवर्नमेंट, आपने सुना होगा, लिबर्टी, आज़ादी को कंट्रोल करने के लिए बैन लगा देती है ताकि लोग असेंबल ना हो, या फिर इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, तो उस केस में हमारी जो लिबर्टी है, आज़ादी है, उससे चोट पहुंच रहा है लॉ के कारण। लॉ लगा दिया जाता है। लॉ के थ्रू क्या करते हैं? हम सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हम लिबर्टी को रेगुलेट कर देते हैं कुछ समय के लिए। तो उस केस में क्या हो रहा है? लॉ और लिबर्टी एक साथ नहीं चल रहे हैं। ठीक है, लॉ के रहने से लिबर्टी खतरे में पड़ जा रहा है। एग्जाम्पल, लॉ अगेंस्ट थेफ्ट असॉल्ट लिमिट्स एन इंडिविजुअल्स लिबर्टी टू टेक और हार्म अदर्स, बट दे आर जस्टिफाइड बिकॉज दे प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स एंड मेंटेन सोसाइटल ऑर्डर। तो ये क्यों किया जाता है? क्यों लाया जाता है ऐसा लॉ जिससे लिबर्टी हमारा कंट्रोल में आए? ये इसीलिए लाया जाता है ताकि हमारे जो सोसाइटी में शांति व्यवस्था है वो बने रहे। तो डैट इज़ द कंसेप्ट। इसके बाद इसके बाद है कि स्टेट पावर एंड एनफोर्समेंट। अब स्टेट की जो पावर है लॉ के कारण ही हो गई बैलेंस, जैसे कि वाइल लॉज प्रोटेक्ट लिबर्टी दे ऑल्सो ग्रांट स्टेट पावर टू इम्पोज सैंक्शन एंड ऑन दोज हु वायलेट देम। मतलब स्टेट को हमने पावर दे दिया, जैसे क्रिमिनल लॉ में होता है, स्टेट को पावर रहता है कि किसी के भी फ्रीडम को रोक दो, फ्रीडम को छीन लो अगर उसने गलत काम किया है। तो देन इन दैट केस ये हो जाता है लॉ और लिबर्टी का रिलेशनशिप, जब लॉ के थ्रू हम लिबर्टी को, किसी की लिबर्टी को छीन रहे हैं। तो इसके थ्रू हमारा अप्रोच क्या रहता है कि हम एक बैलेंस बना दें ताकि जो गलत कर रहा है उसके लिबर्टी को हम कम करें, ताकि हमारा जो बाकी लोगों का राइट्स है या फिर बाकी लोगों की लिबर्टी है उससे खतरा ना पहुँचे। तो इन दैट केस वी ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द लिबर्टी ऑफ वन पर्सन एंड द होल सोसाइटी। तो उसके साथ ही अब हम देखेंगे सेफ गार्ड्स। हमने देखा लॉ लिबर्टी को एक सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है, सेफ बना के रखता है या फिर सुरक्षा करता है लोगों की लिबर्टी का, फ्रीडम का। तो अब हम देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या तरीके हैं जिसके थ्रू सेफ गार्ड्स प्रोवाइड की जाती है लिबर्टी को। पहला तरीका हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड मतलब हमने क्या किया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे लॉ बना दिए, कुछ ऐसे आर्टिकल डाल दिया जिसके
थ्रू हम एक लॉ बना दिए कि लोगों की राइट्स, लोगों की लिबर्टी अब प्रोटेक्ट होगी। तो इससे क्या हुआ, हमने रिटन पेपर पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे लिख दिया कि हाँ सबको लिबर्टी, ये लिबर्टी रहेगी, कोई नहीं छीन सकता। वही एग्जांपल है, फंडामेंटल राइट हो गया, बिल ऑफ राइट्स हो गया, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू लाइफ, ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दी हुई है। जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 to 22 तक फंडामेंटल राइट्स को मेंशन है। लिमिटेशन और गवर्नमेंट पावर, अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो जैसे राइट्स है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट की जो पावर है उसको रोका जा सकता है जब वो दूसरों के जो कॉमन मास है उसके खिलाफ जाए, उनके राइट्स के खिलाफ जाए। ओके, इन यूएस द फर्स्ट अमेंडमेंट प्रोटेक्ट द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स बाय गारंटिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, असेंबली अगेंस्ट गवर्नमेंट इन्फ्रिंजमेंट। तो लोगों को ये सब आज़ादी दी हुई है, पर साथ ही साथ लिमिटेशन भी लगाना ज़रूरी है गवर्नमेंट के पावर पे, वरना गवर्नमेंट क्या करेगी, ये सब आज़ादी छीन लेगी। ठीक है, किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल ग्रुप से छीन लेगी। अगर छीनेगी तो कौन बचाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए ये सब रूल्स, ये सब राइट्स, आर्टिकल्स बचाएंगे। ओके, नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर। ये भी एक सेफगार्ड है, ये भी एक सेफगार्ड है लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। सेपरेशन ऑफ पावर में क्या कंसेप्ट है कि हमारी जो पावरफुल अथॉरिटी है, जो कि गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है सबसे पावरफुल पूरे देश में, तो वो हो सकता है लोगों के राइट्स को नुकसान पहुंचाए या कुछ ऐसा काम करे जिससे कॉमन लोग के लिबर्टी पे असर पहुंचे। तो उस केस के लिए हमने क्या किया, गवर्नमेंट के पावर को तोड़ दिया, सेपरेट कर दिया। किस किस में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो ये हो जाती है सेपरेशन ऑफ पावर। इसके थ्रू क्या होता है, इससे फ़ायदा क्या पहुंचता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि हम चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बना सकते हैं। अगर लेजिस्लेचर, जो कि हमारा हो गया पार्लियामेंट या फिर लोकसभा, राज्यसभा, ये कुछ ऐसे लॉ बना रहे हैं जिससे कि कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल का फ्रीडम खतरे में पड़े, इन डैट केस जो हमारी जुडिशरी है वो इसका लॉ को नलीफाई कर देगी, बोलेगी कि ये लॉ लोगों के खिलाफ है, राइट्स के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और उस लॉ को वापस करो, लॉ को रोक दो। तो इन डैट केस क्या हुआ, वो लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, तो लोग बच गए, ग्रुप बच गई वो। तो ये हो गई चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम इन सेपरेशन ऑफ पावर। इससे क्या हुआ, लोगों की जो लिबर्टी थी वो खतरे में नहीं आई। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, इन यूएस द प्रेसिडेंट में वेटो लॉज बट कांग्रेस कैन ओवरराइड वेटो विद अ सुपर मेजॉरिटी दस मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ पावर। ये एग्जांपल था इंडिया का, तो ये एग्जांपल है यूएस का। यूएस में क्या है कि प्रेसिडेंट लॉ को वेटो कर सकता है, पर साथ ही साथ कांग्रेस में अगर सुपर मेजॉरिटी आ जाए तो वो भी कर सकती है। तो एक इंसान के हाथ में पावर नहीं है, सिर्फ प्रेसिडेंट के हाथ में पावर नहीं है कि वो जो चाहे वो कर ले, कांग्रेस भी चाहे तो वो कर सकती है वेटो। और आपको क्या लगता है कि मीडिया के आ जाने से हमारी लिबर्टी को बहुत ही ज़्यादा सेफगार्ड मिलता है? हाँ, ज़रूर मिलता है, क्योंकि मीडिया जो फ्री प्रेस है वो लोगों में इंफॉर्मेशन फैलाती है, वो लोगों को जागरूक करती है, वो ताकि लोग अपने राइट्स को जाने। अगर किसी का राइट वायलेट हो रहा है तो वो पब्लिक के हाईलाइट में, न्यूज़ में लाएगी कि इन ग्रुप का राइट को वायलेट किया जा रहा है, गवर्नमेंट वायलेट कर रही है। तो क्या होगा, फिर गवर्नमेंट एक्शन लेगी। हमारी जो डिफरेंट ऑर्गन्स है जैसे जुडिशरी एक्शन लेगी। 3 ऑर्गन्स देखा था हमने सेपरेशन ऑफ पावर में। तो इससे क्या होगा, फ्री प्रेस के आ जाने से हमारी लिबर्टी को एक सेफगार्ड मिलेगा। सिविल सोसाइटी भी कुछ वैसा ही काम होता है जैसे एनजीओज होते हैं, आपने देखा है, एक्टिविस्ट, एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट। तो वैसे एक्टिविस्ट होते हैं, सिटीजन्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो लाइट में वो चीज़ को लाएंगे, लोगों के नज़र में लाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, केस दर्ज करेंगे, पिटिशन करेंगे कोर्ट में, ताकि जो हमारी लिबर्टी है वो सेफ़ रहे। तो ये हो गई हमारी सेफगार्ड।
और इसी से मिलता जुलता होता है इंटरनेशनल सेफगार्ड। इंटरनेशनल सेफगार्ड नाम से ही लग रहा है इंटरनेशनल, मतलब पूरे दुनिया में जो हो, जैसे कि हमारी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो जाती है। हमने हमारी जो यूनाइटेड नेशन है या फिर डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उन्होंने मिल के कुछ नेचुरल राइट्स, ह्यूमन राइट्स के को बताया है, वो सारी हो जाती है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। और जब भी ऐसा लगे कि किसी कंट्री में लोगों के राइट्स को, लोगों की लिबर्टी को ख़तरा पहुंच रहा है, तो एक्शन लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में क्या किया गया है, प्रोवाइड्स अ लीगल एवेन्यू फॉर इंडिविजुअल इन यूरोपियन कंट्रीज टू चैलेंज वायलेशन ऑफ द लिबर्टी बाय नेशनल गवर्नमेंट। मतलब लोग यूरोपियन कंट्री में क्या कर सकते हैं, चैलेंज किया जा सकता है कि लोगों की लिबर्टी को खतरे में डाला जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये हो गए हमारी इंटरनेशनल ऑर्गन्स जो कि वैसे ही काम कर रही है जैसे हमने पिछले वाले में देखा, एनजीओ में देखा, या फिर सिटीजन्स में और एक्टिविस्ट में देखा। इंटरनेशनल प्रेशर भी बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर किसी कंट्री में किसी स्पेसिफिक ग्रुप के राइट्स का हनन हो रहा है, उनकी लिबर्टी को ख़तरा पहुंच रहा है, तो दूसरी कंट्री उसे प्रेशर बना सकती है कि देखो तुम्हारे कंट्री में गलत हो रहा है, ठीक करो, हम तुमसे ट्रेड नहीं करेंगे या फिर तुमसे रिलेशंस नहीं रखेंगे, तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं करेंगे। तो इससे जब चारों तरफ से प्रेशर आएगा किसी कंट्री पे, तो वो लास्ट में उसे करना ही पड़ेगा। लास्ट में उसे सही काम करना पड़ेगा कि लोगों के राइट्स को बचाने वाला काम करना पड़ेगा। अगर कोई गलत लॉ लाया गया है जिससे लोगों की से लिबर्टी को ख़तरा पहुंच रहा है, तो वो स्पेसिफिक काम करेंगे ताकि वो लॉ को हटा दिया जाए। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेफगार्ड, कैसे हम सेफ रख रहे हैं अपनी लिबर्टी को। और इसके बाद आ जाता है लास्ट, लिबर्टी इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब लिबर्टी हम पढ़ रहे हैं तो हमें ज़रूर जानना चाहिए कि इंडिया में कैसे लिबर्टी का रोल रहा है, या कैसे हम इंजॉय करते हैं लिबर्टी को, क्या सेफगार्ड्स हैं, क्या लॉज हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, वो देखते हैं एक बार। पहला है फंडामेंटल राइट्स। ये हमने पहले भी जाना समझा। फंडामेंटल राइट्स है जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस, राइट टू पर्सनल लिबर्टी। ये सब हमें आज़ादी दी जा रही है, फ्रीडम दी जा रही है। आर्टिकल 21 भी है जो कि हमें राइट टू लाइफ देता है, पर्सनल लिबर्टी देता है। ओके, लिमिट कब लगाया जाता है? लिमिट है, लिबर्टी इन इंडिया इज़ नॉट एब्सोल्यूट। आपको ऐसा नहीं है कि आपने आज़ादी मिल गई, जो बोलना है बोलो, किसी भी धर्म के विरुद्ध बोलो, लोगों में लड़ाई लगवाओ, वो अलाउड नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। ओके, आपकी जो आज़ादी वो एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, रोक लगाई जा सकती है। जब आप कुछ गलत करोगे तो आपको रोका जा सकता है, आपकी आज़ादी आपसे छीनी जा सकती है। तो इसी के साथ ही हमारा लिबर्टी ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।